हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम एक इंग्लिश की शुरुआत करने वाले राइटर के बारे में जानने वाले हैं जिनका नाम है जोफ्री चौसर। तो इनके बर्थ की बात करें और इनकी डेथ की बात करें तो अराउंड 1340 में इनका बर्थ माना जाता है और इनकी डेथ मानी जाती है अप्रॉक्स 1400 में इनकी डेथ हुई थी। और इन्होंने इंग्लिश की शुरुआत की थी तो इनके इस टाइम पीरियड को सीधा ही नाम दे दिया गया एज ऑफ चौसर, या फिर इसे ही हम चौसेरियन एज भी कह देते हैं। तो इनकी याद में इनको एक पूरी एज डिनोट की गई है जिसका नाम रखा गया है एज ऑफ चौसर, या चौसेरियन एज भी इसे कहा जाता है। तो चौसर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो ही वॉज बॉर्न बिटवीन 1340 टू 1345 प्रोबेबली इन लंदन। तो लंदन में लगभग 1340 से 1345 के बीच में ही इनका बर्थ माना जाता है। और इनके फादर जो थे वो एक वाइन के मर्चेंट थे, यानी कि शराब के व्यापारी थे, और प्रॉस्पेरस थे, यानी कि काफ़ी अच्छा उनका काम धाम था, समृद्ध थे काफ़ी। ही वॉज कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच ड्यूरिंग द ब्रिटेनी एक्सपेडिशन ऑफ 1359 बट वॉज रैंसम्ड बाय द किंग। अब एक अभियान हुआ था 1359 में, एक ब्रिटेनी एक्सपेडिशन हुआ था, एक अभियान हुआ था। उसके टाइम पीरियड के दौरान ही फ्रेंच जो थे, फ्रांसीसी जो थे लोग, उन्होंने इसे पकड़ लिया था, यानी कि चौसर को पकड़ लिया था। लेकिन फिर बाद में जो राजा साहब थे उन्होंने इसे छोड़ दिया था, फिरौती दे दी थी। नाउ एडवर्ड थर्ड लेटर सेंट हिम टू फ्रांस ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन। अब एडवर्ड थर्ड, अब बेसिकली हम बात करें तो ये तीन राजाओं के टाइम पर रहे हैं। एक तो एडवर्ड थर्ड हैं और एक है रिचर्ड सेकंड और एक है हेनरी फोर्थ। ये इन तीन राजाओं के टाइम पर रहे हैं। इनके टाइम पर तो लगभग 6-7 महीने के आसपास ही रहे थे। तो इन तीन राजाओं के टाइम पर रहे हैं। और एडवर्ड थर्ड साहब जो थे, ही लेटर सेंट हिम टू फ्रांस ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन। इन्होंने एक डिप्लोमेटिक मिशन पर, यानी कि अपने एक राजनयिक कार्य के दौरान इन्हें फ्रांस भेजा था। एडवर्ड थर्ड ने इन्हें फ्रांस भेजा था, ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली है। ही ऑल्सो ट्रेवल टू जियोना एंड फ्लोरेंस, और बाद में ये जियोना भी गए और फ्लोरेंस भी गए, वहाँ पर इन्होंने ट्रैवलिंग भी की वहाँ की। एंड अराउंड 1366 चौसर मैरिड फिलिपा रॉयड। और 1366 के आसपास की बात है, लगभग इनके 20 टू 25 के बीच की एज रही होगी लगभग। तब इन्होंने, यानी कि चौसर साहब ने फिलिपा रॉयड से शादी की थी। और फिर इनकी बहन जो है उसकी शादी हुई थी, उसके बारे में है दैट फिलिपा सिस्टर, फिलिपा की सिस्टर का नाम क्या था? कैथरीन स्वेनफोर्ड, लेटर बिकम द थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ड, किंग्स फोर्थ सन एंड चौसर्स पैट्रन। अब ये जो फिलिपा की बहन थी कैथरीन स्वेनफोर्ड, इन्होंने बाद में जॉन ऑफ गॉन्ड से शादी की थी। ये जॉन ऑफ गॉन्ड जो थे ये राजा साहब के चौथे बेटे थे और चौसर के पैट्रन भी थे, यानी कि ये चौसर को सपोर्ट करते थे, चौसर का समर्थन करते थे। उनकी ये थर्ड वाइफ बनी, किनकी? जॉन ऑफ गॉन्ड की। जॉन ऑफ गॉन्ड चौसर को सपोर्ट करते थे। तो जॉन ऑफ गॉन्ड और चौसर के बीच का क्या रिलेशन हुआ? ये साडू भाई हो गए। एंड इन 1374 चौसर वॉज अपॉइंटेड कंट्रोलर ऑफ द ल्यूक्रेटिव लंदन कस्टम। ल्यूक्रेटिव लंदन कस्टम्स का, यानी कि लंदन के कस्टम्स को, वहाँ के जो आकर्षक सीमा शुल्क है, एरिया है, पार्ट है, उसका इसे नियंत्रण दे दिया गया। वहाँ का इसे कंट्रोलर बनाएगा। कंट्रोलर का मीनिंग होता है नियंत्रक, यानी कि वहाँ पर पूरा कंट्रोल किसका चलेगा? चौसर का चलेगा। तो 1374 में इन्हें पोस्ट दे दी गई और पूरा कंट्रोल वहाँ का इन्हें मिल गया था। एंड इन 1386 ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कैंट। कैंट एरिया था लंदन के अंदर, तो कैंट के अंदर इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सीट मिल गई, यानी कि ये संसद के सदस्य बन गए 1386 में। एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ जस्टिस ऑफ पीस। इन्होंने एज अ जज भी वहाँ पर काम किया था। एंड इन 1389 ही वॉज मेड क्लर्क ऑफ किंग्स वर्क ओवरसीइंग लॉयल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। और 1389 में फिर क्या हुआ? जो राजा साहब के लॉयल बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स थे, मतलब जो निर्माण परियोजनाएं थी, उन सभी की देखरेख के लिए इन्हें क्या दिया गया? एक पोस्ट दे दी गई
दैट क्लर्क ऑफ द किंग, यानी कि किंग के लिए ये क्लर्क का काम करेंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स थे उन सभी की देखभाल करेंगे। तो ये काम भी इन्हें मिल गया था उस टाइम पर। एंड ही हेल्ड अ नंबर ऑफ रॉयल पोस्ट सर्विंग बोथ एडवर्ड थर्ड एंड हिज सक्सेसर रिचर्ड सेकंड। इसके बारे में हमने अभी बात की है कि एडवर्ड थर्ड के टाइम पर भी ये थे, रिचर्ड सेकंड के टाइम पर भी थे और हेनरी फोर्थ के टाइम पर भी थे। तो एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकंड के टाइम पर इन्हें काफ़ी रॉयल पोस्ट मिली थी, यानी कि काफ़ी बार इन्हें रॉयल पोस्ट दी गई थी इन दोनों राजाओं के टाइम पर, क्योंकि हेनरी फोर्थ के टाइम पर तो बहुत कम टाइम पीरियड में इन्होंने काम किया था। तो एडवर्ड थर्ड जो थे उनका टाइम पीरियड रहा था 1327 से 1377, यानी कि अप्रोक्स 40 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड था एज अ किंग। और रिचर्ड सेकंड की बात करें तो इनके ही सक्सेसर थे, इनके ही बेटे थे रिचर्ड सेकंड एडवर्ड थर्ड के, और इनका लगभग टाइम पीरियड था 22 ईयर्स का एज अ किंग। और हेनरी फोर्थ की बात करें तो इनका टाइम पीरियड था 1399 टू 1413, यानी कि टोटल 14 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड था। और ये हम एज अ किंग बात कर रहे हैं, यानी कि राजा के तौर पर। इन्हें इनकी एज ना मानी जाए, ये इनका टाइम पीरियड था एक राजा के तौर पर, एक किंग के तौर पर। और इन्हीं बीच में चौसर ने अपना काम किया। मेनली एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकंड के टाइम पर इन्हें काफ़ी रॉयल पोस्ट से भी सुसज्जित किया गया। नाउ ही वॉज द फर्स्ट पोइट टू बी बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी बार यूजीसी नेट में पूछी गई है कि ही वॉज द फर्स्ट पोइट टू बी बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबे, नाउ नोन एज द पोइट्स कॉर्नर। अब वो पहले ऐसे पोइट हैं, यानी कि चौसर पहले ऐसे पोइट हैं जिन्हें वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया था, जिसे कि अब द पोइट्स कॉर्नर के नाम से भी हम जानते हैं। वेस्टमिनिस्टर एबे क्या है? जहाँ पर पहले बड़े बड़े राजाओं, उनकी रानियों वगैरह को दफनाया जाता था मरने के बाद। वहाँ पर ही पहली बार चौसर की मौत के बाद पहला कोई पोइट था जिसे वहाँ दफनाया गया, वो चौसर ही थे। Arnold called him father of English poetry. Firstly it was said by Dryden. तो ड्राइडन साहब हुए, जॉन ड्राइडन, उन्होंने चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा, यानी कि इंग्लिश की पोइट्री की शुरुआत करने वाले, इंग्लिश को एक लैंग्वेज बनाने वाले हमारे चौसर साहब ही हैं। पहले ये एक डायलेक्ट हुआ करती थी लंदन में, उस टाइम 4 जो है डायलेक्ट चलती थी, और उनमें से एक डायलेक्ट को चुनकर चौसर ने उसे लैंग्वेज बना दिया था। और लैंग्वेज बना दिया, उसके बाद ये इंग्लिश के तौर पर जानी जाने लगी। उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करती गई और आज एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो सर्व की जाती है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसने कहा है? पहले ड्राइडन ने कहा, फिर ड्राइडन का ही समर्थन करते हुए आर्नोल्ड साहब हुए, उन्होंने भी इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा। ड्राइडन री रोट कैंटरबरी टेल्स इन मॉडर्न इंग्लिश। अब ड्राइडन साहब हुए, जॉन ड्राइडन, इन्होंने कैंटरबरी टेल्स काफ़ी फेमस वर्क है। और किसका है ये वर्क? हमारे जॉफरी चौसर साहब का है ये वर्क। कैंटरबरी टेल्स को मॉडर्न इंग्लिश में दोबारा से लिखने का काम किसने किया? ड्राइडन साहब ने किया। एंड ही वॉज द फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड। अब ये ही यहाँ पर चौसर के लिए आया है। तो चौसर जो हैं वो पहले नेशनल पोइट बने इंग्लैंड के, राष्ट्रीय कवि जिसे हम कहते हैं। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो राष्ट्रीय कवि कहा जाएगा। तो इंग्लैंड के पहले नेशनल पोइट कौन बने? तो वो चौसर ही थे। ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जिसके आगे हैश लग जाए वो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। नाउ ड्राइडन सेड अबाउट हिम, हियर इज़ गॉड्स प्लेंटी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार आया हुआ है एग्ज़ाम्स में, स्पेशली नेट में बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसकी स्टेटमेंट है। तो ड्राइडन ने चौसर के लिए कहा था दैट ही इज गॉड्स प्लेंटी। अब इसके बाद बात करें बोकाशियो की। सो बोकाशियो एक्सरसाइज द डीप इन्फ्लुएंस ऑन चौसर। अब चौसर जब बोकाशियो से मिले थे तब इन इटली में मिले थे। पहली बात तो ये, चौसर से बोकाशियो इटली में मिले और चौसर के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा बोकाशियो का, यानी कि बोकाशियो के वर्क से काफ़ी हैप्पी हुए, उससे काफ़ी कुछ सीखा इन्होंने।
ऑन डिप्लोमेटिक मिशन ही वॉज सेंट टू इटली वेयर ही मेट पेट्रार्क एंड बोकाशियो। अब जब इन्हें डिप्लोमेटिक मिशन पर इटली भेजा गया था तब की बात है, इटली में गए और तब इनके साथ क्या हुआ, इन्हें दो बंदे मिले इटली में मेनली जिनसे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, और एक है उनमें से पेट्रार्क और दूसरे हैं बोकाशियो। इनके वर्क से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, इनके साथ रहकर भी चौसर ने काफ़ी कुछ सीखा। एंड ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन्हें कहा जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के साथ साथ इन्हें ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बोकाशियो की तो बात आ गई कि बोकाशियो को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, उसके अलावा पेट्रार्क का भी प्रभाव पड़ा इन पर, और पेट्रार्क के बारे में इन्होंने पर्टिकुलरली जो इनका वर्क है कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स के अंदर काफ़ी सारी टेल्स हैं, उसमें क्लार्क्स टेल है। जो क्लर्क की टेल है उसमें पर्टिकुलरली इन्होंने पेट्रार्क के बारे में बात भी की है। अब बात करें तो ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो ये बात किसने कही थी, जॉन ड्राइडन ने ये बात कही है कि ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है। इसके बाद अर्नोल्ड ने भी ये सेम बात कही थी। एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल ये किसने कहा है, तो ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल इन्हें कहा है जीके चेस्टरटन ने। हालांकि ये वर्स में लिखते थे नॉवल पर्टिकुलरली, ये अपना टोटल वर्क जो है उस टाइम वर्स में यानी कि पोइट्री की फॉर्म में ही लिखते थे। एंड ही इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस किसे कहा जाता है, तो चौसर को ही कहा जाता है। कई लोग इसे रेनेसा भी पढ़ते हैं जो कि गलत है। अगर हम प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे, चाहे अमेरिकन हो चाहे यूके प्रोनाउंसिएशन हो, तो इसे रेनेसेंस ही कहा जाता है। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये रेनेसेंस है ना कि रेनेसा है। नाउ अर्नोल्ड सेज अबाउट हिम चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस। अब अर्नोल्ड ने इनके बारे में एक बात कही थी, और वो बात क्या थी कि चौसर जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा हाई सीरियसनेस यानी कि उच्च गंभीरता जो है उसका अभाव है, उसकी कमी है। और ये इन्होंने किसके कंपैरिजन में कहा था, दांते के कंपैरिजन में कहा था। एक दांते नाम के राइटर हुए थे जिसे डांटे भी कहते हैं हम, तो इनके कंपैरिजन में कहा था कि चौसर जो है वो न केवल दांते के का जो उनका उच्चारण है, उनका वे है, उसका भी इनमें लैक है, उस चीज़ को भी ये लैक करते हैं, और साथ ही साथ इनमें हाई सीरियसनेस की भी लैकनेस है, ऐसा अर्नोल्ड ने इनके लिए कहा। ही इज़ द फर्स्ट वन टू यूज़ ओटावा राइमा इन द बुक ऑफ द डचेस। अब इनका एक वर्क हुआ द बुक ऑफ द डचेस, उन्होंने इस वर्क में उन्होंने पहली बार ओटावा राइमा को यूज़ किया, और ये पहले ऐसे थे जिन्होंने ओटावा राइमा को यूज़ किया था। अब ओटावा राइमा क्या होता है भाई, तो ओटावा राइमा होता है एक 8 सिलेबल की लाइन होती है। ये सिलेबल्स के बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। 8 सिलेबल की एक लाइन होती है, और ये टोटली बेसिकली कपलेट राइमिंग होती है, यानी कि 2 लाइंस का एक पैराग्राफ होता है। 8 सिलेबल होंगे एक लाइन के अंदर ही, और ये कपलेट की फॉर्म में होगी, तो ये होता है ओटावा राइमा। ओटावा यानी कि 8, ओटावा 8 को रिप्रेजेंट करता है, और यानी कि 8 सिलेबल एक ही राइम में। एंड ही फर्स्ट यूज्ड हीरोइक कपलेट इन द लेजेंड्स ऑफ द गुड वुमेन। द लेजेंड्स ऑफ द गुड वुमेन एक इनका वर्क है, इनका चौसर का ही, उसमें इन्होंने हीरोइक कपलेट को यूज़ किया है। तो ओटावा राइमा हमने अभी देखा क्या होता है, उसी तरह हीरोइक कपलेट की बात करें तो जैसे ओटावा राइमा में 8 सिलेबल थे एक लाइन में, यहाँ पर 10 सिलेबल होंगे एक लाइन में, यानी कि 10 सिलेबल होंगे एक ही लाइन में, और ये भी कपलेट की फॉर्म में ही होती है। तो एरो इधर ही लगाता हूँ, कपलेट राइमिंग होती है ये। इसे हम 10 की वजह से डेका सिलेबल राइमिंग भी कहते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेका सिलेबल राइमिंग या डेका सिलेबिक कपलेट कहीं आ जाए तो वो हीरोइक कपलेट के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो हीरोइक कपलेट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इनके वर्क जो हैं वो हीरोइक कपलेट में है। नो ही फर्स्ट यूज राइम रॉयल
in Troilus and Cressida. Rhyme royal is 10 syllable line arranged in 7 line stanza. अब इन्होंने पहली बार यूज़ किया राइम रॉयल का इनके वर्क ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वर्क भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब राइम रॉयल क्या होता है, ये 10 सिलेबल लाइन होती है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर 10 सिलेबल होंगे, अरेंज्ड इन 7 लाइन स्टेंजा। अब डिफरेंस देखिए, हीरोइक कपलेट में क्या था, एक ही लाइन में 10 सिलेबल थे, लेकिन ये 2 लाइन का स्टेंजा था। और यहाँ पर देखा जाए राइम रॉयल के अंदर तो 10 सिलेबल की लाइन है, लेकिन ये स्टेंजा जो है वो 7 लाइनों का है, एक ही पैराग्राफ 7 लाइनों का है, और इसकी राइमिंग स्कीम भी है। राइम रॉयल की राइमिंग स्कीम है वो फिक्स है, और ये राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी बी सी सी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है राइम स्कीम भी। तो हीरोइक कपलेट और राइम रॉयल के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। नाउ चौसर्स ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इज कॉल्ड नॉवल इन वर्स। अब इनका ये जो वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, इसकी बात करें तो एक नॉवल है जिसे नॉवल इन वर्स कहा जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ये पोइट्री की फॉर्म में लिखते थे, ये वर्स की फॉर्म में लिखते थे। तो इनके जितने भी वर्क हैं, चाहे कैंटरबरी टेल्स भी है, कैंटरबरी टेल्स तो काफ़ी बड़ा वर्क है, अप्रोक्सीमेट 17,000 लाइन्स का वो वर्क है। तो उनका ये नोवेल है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, उसे नोवेल इन वर्स कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और उनके सारे वर्क अप्रोक्सीमेटली वर्स में लिखे गए हैं। इन द हाउस ऑफ फेम चौसर रिजेम्बलेंस क्लोजेज टू डांटेस डिवाइन कॉमेडी। अब ये भी इनका एक वर्क हुआ है, द हाउस ऑफ फेम, ये चौसर का वर्क है। इन दिस ही रिजेम्बलेंसेज क्लोजेज टू डांटेस डिवाइन कॉमेडी। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो द हाउस ऑफ फेम में चौसर जो है उन्होंने इक्वालिटी दिखाई है, यानी कि लगभग इक्वल सा वर्क लगता है। डांटे का जो एक वर्क आया था डिवाइन कॉमेडी, लगभग करीब करीब उसके बराबर सा ही ये लगता है, इसीलिए इन्हें हम अलग से कह देते हैं, प्रिंस कहा जाता है इसके लिए इन्हें, वो हम आगे भी बात करेंगे। नाउ W.J. Long, William James Long called the prologue to the Canterbury Tales as the prologue to the modern fiction because of its realism। काफ़ी important point है कि जो प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स है, एक तो वर्क है कैंटरबरी टेल्स और एक प्रोलोग है उसका 858 लाइंस का है। ये नेक्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है ये कि द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स कंटेन्स 858 लाइंस। तो 858 लाइनों का ये वर्क है प्रोलोग का। तो प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स जो है वो अपने रियलिज्म की वजह से, यानी कि इसमें यथार्थवाद को दिखाया गया, उसकी वजह से विलियम जेम्स लॉन्ग ने इसे द प्रोलोग टू द मॉडर्न फिक्शन भी कहा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ द जनरल प्रोलोग टू द ऑफ द कैंटरबरी टेल्स कंटेन्स 858 लाइन्स। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें अप्रोक्सीमेटली 17,000 लाइन्स हैं और जो प्रोलोग है उसमें 858 लाइन्स हैं। द जनरल प्लान ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इज टेकन फ्रॉम बोकाशियोज डेकामेरन। बोकाशियो जो इटालियन थे जिनका काफ़ी प्रभाव पड़ा चौसर पर, तो उन्हीं का एक वर्क था डेकामेरन, उसी के अंदर से इन्होंने कैंटरबरी टेल्स का जो बेसिक सा प्लान है वो लिया। यानी कि ये बाकी वर्क्स को देखकर वहाँ से कोई ना कोई आइडिया चूज़ करते थे और फिर अपनी स्टोरीज जो है वो नरेट करते थे। तो जो कैंटरबरी टेल्स का बेसिक प्लान है वो कहाँ से लिया गया है, बोकाशियो के डेकामेरन से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग भी, और अगर हम चौसर के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं, चाहे कॉलेज लेवल पर पढ़ रहे हैं चाहे मास्टर डिग्री के लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। नाउ एडमंड स्पेंसर इन इज फेरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर का एक वर्क हुआ काफ़ी फेमस है, फेरी क्वीन नाम से है, जो कोल्ड चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। अब जो एडमंड स्पेंसर का वर्क हुआ फेरी क्वीन, उसमें एडमंड स्पेंसर ने चौसर को कुछ नाम दिया और क्या कहा, दैट चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। क्या मतलब है इसका कि चौसर साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनडिफाइल्ड से हैं। अनडिफाइल्ड का क्या मतलब होता है, बेसिकली हम बात करते हैं तो अनडिफाइल्ड यानी कि जो इंग्लिश को अच्छे से ओपनली
ढंग से एक्सप्लोर करे, अच्छे से बताए, यानी कि उनके अकॉर्डिंग शायद इंग्लिश को जो है अच्छे से यानी कि जेन्युइन इंग्लिश में खुलकर बताने वाले चौसर ही हैं। शायद ऐसा मीनिंग एडमंड स्पेंसर का रहा होगा। अब जो हमने कैंटरबरी टेल्स की बात की है, जिसमें लगभग 858 लाइंस हैं कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग में, और बेसिकली कैंटरबरी टेल्स में 17,000 लाइन है। तो कैंटरबरी टेल्स की बात करें तो इसमें ना पिलग्रिम्स हैं, यानी कि तीर्थयात्री हैं जो अप्रैल के मंथ में जा रहे हैं कैंटरबरी नाम की जगह पर, और पर्टिकुलरली कैंटरबरी में भी ये थॉमस ए बकेट की श्राइन पर जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है कैंटरबरी टेल्स की, कि वो जा कहाँ पर रहे हैं लोग, तो थॉमस ए बैकेट की श्राइन पर जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो चौसर ने, मैंने अभी आपको बताया कि चौसर ने सारे अपने जो वर्क हैं वो वर्स में लिखे हैं। अगर वो प्रोज में लिखते तो शायद उनका जो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा वर्क है ना, वो पहला इंग्लिश नॉवल होता। आज के टाइम में जो पहला इंग्लिश नॉवल माना जाता है वो रिचर्डसन का पैमेला माना जाता है। पैमेला नाम का नॉवल है रिचर्डसन का, वो इंग्लिश नॉवल माना जाता है। लेकिन अगर चौसर प्रोज में लिख देते तो उनका ट्रोइलस एंड क्रेसिडा पहला इंग्लिश नॉवल माना जाता, क्योंकि नॉवल जो है वो प्रोज में माने जाते हैं, लेकिन ये इनका वर्क जो है सारे वर्स में थे, इसीलिए। अब एडमंड स्पेंसर के बारे में हमने देख लिया कि फेरी क्वीन में उन्होंने क्या कहा है, चौसर को वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड कहा है, यानी कि वो ऐसा मानते हैं कि इंग्लिश जो है उसको जेन्युइन इंग्लिश में खुलकर बताने वाले चौसर हैं। नाउ नेविल कॉगहिल इंटरप्रेटेड कैंटरबरी टेल्स इन 20th सेंचुरी इंग्लिश। अब नेविल कॉगहिल नाम का बंदा हुआ, उन्होंने 20th सेंचुरी की इंग्लिश में क्या किया, कैंटरबरी टेल्स की जो है एक्सप्लेनेशन दी, उसको इंटरप्रेट किया अच्छे से। एंड एल्बर्ट कोल्ड चौसर द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस। ये हमने ऊपर पढ़ा था पिछले पेज पर कि इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता है। तो ये बात किसने कही थी, एल्बर्ट नाम के एक राइटर हुए थे, उन्होंने ये बात कही, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस। कौन है, चौसर। और ये कहा किसने, तो एल्बर्ट साहब ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है ड्राइडन कोल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये हम पढ़ चुके हैं, ड्राइडन ने चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है। एंड चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ये हमने अभी पढ़ी बात, जस्ट हमने पढ़ा था पीछे कि चौसर जो है उन्होंने अपनी डायलेक्ट को, अपनी जो उनकी नेटिव टंग थी उसे एक डायलेक्ट के रूप में चूज़ किया था। मैंने आपको बताया कि लंदन में उस टाइम 4 बोलियां जो है चलती थी, यानी कि 4 टाइप की बोलियां जो है, 4 टाइप की डायलेक्ट जो है वो उस टाइम प्रचलन में थी लंदन में एरिया वाइज। और उसमें से चौसर ने, मान लीजिए किसी एक को पिक किया अपनी डायलेक्ट को और उसे लैंग्वेज बनाकर छोड़ा, जिसे कि आज हम इंग्लिश के रूप में पढ़ते हैं। सो he found his native tongue as a dialect and left it a language। ये बात किसने कही, तो लोवेस नाम के एक राइटर हुए, उन्होंने ये बात कही थी। चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स। ये बात किसने कही, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही। क्या कहा मैथ्यू अर्नोल्ड ने, कि जितने भी आज तक महान आधुनिक हुए हैं, जितने भी आज तक मॉडर्न्स हुए हैं, ग्रेट मॉडर्न्स हुए हैं, उनमें सबसे पहला अर्लीस्ट यानी कि सबसे पहला कौन सा माना जाता है, तो उनमें सबसे पहला माना जाता है चौसर को, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश की शुरुआत की इसीलिए। इफ़ चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। ये बात हमने पीछे पढ़ी है कि अगर चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है तो उन्हें ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। और ये बात किसने बोली थी, जीके चेस्टरटन ने। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बात उन्होंने ड्राइडन के बाद ही कही होगी, क्योंकि ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है पर्टिकुलरली, ये पूरी की पूरी एज इट इज़ स्टेटमेंट है। इफ़ चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, कि अगर चौसर इंग्लिश पोइट्री के फादर माने जाते हैं तो वो इंग्लिश नॉवल के ग्रैंड फादर, पितामह माने जाते हैं। ये बात जीके चेस्टरटन ने कही है। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्लीव रोट अ फेमस पोएम। अब फेमस पोएम द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस ऑन द डेथ ऑफ चौसर। अब चौसर की डेथ हुई, उस पर ऑक्लीव नाम के एक राइटर ने एक पोएम लिखी जिसका नाम है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चौसर की डेथ पर लिखी जाने वाली पोएम कौन सी है, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। और ये किसने लिखी थी, ऑक्लीव ने लिखी थी। ऑक्लेव भी कहा जाता है कहीं कहीं ने। एंड चौसर एंड लैंगलैंड डाइड इन द सेम ईयर। चौसर और लैंगलैंड भी उस टाइम एज ऑफ चौसर के ही एक राइटर हैं।
तो चौसर और लैंगलैंड जो है इनकी डेथ सेम ईयर में ही हुई थी, 1400 में ही हुई थी। मैंने आपको बताया 1340 से 1400 तक की एज जो है वो एज ऑफ चौसर मानी जाती है। इसमें प्री चौसेरियन और पोस्ट चौसेरियंस भी आएंगे, जो मतलब उस टाइम के राइटर्स थे जो चौसर की शुरुआत में आए और चौसर के एंड तक के आसपास रहे। नाउ चौसर हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रेजेंटिंग अबाउट कोर्ट्स एंड कल्टिवेटेड क्लासेस एंड नेग्लेक्ट द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। अब चौसर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा था, मतलब काफ़ी उनकी आलोचना की जाने लगी थी। और उसका रीज़न क्या था कि वो कोर्ट्स की तरफ से रिप्रेजेंट करता था खुद को कई बार, और कई बार कल्टिवेट क्लास यानी कि जो हाई पोस्ट वाले हैं, काफ़ी अच्छे वर्ग के लोग हैं या प्रशासनिक वर्ग के लोग हैं, उनकी तरफ से पेश होता था। लेकिन वो जो पुअर्स की सफरिंग है, गरीब लोगों की सफरिंग्स हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उससे पीड़ा है जो गरीब लोगों की, उस सभी चीज़ों को वो नेग्लेक्ट करता था हमेशा, यानी कि आम जनता की तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। इसीलिए चौसर को इसके लिए क्रिटिसाइज़ भी किया जाता रहा है। नाउ ऑल्दो इन द कैंटरबरी टेल्स 120 और 124 स्टोरीज वर प्लान्ड बट ओनली 24 वर कंप्लीटेड। अब कैंटरबरी टेल्स की बात करें तो इसमें ना लगभग 30 या फिर 31 या फिर 32 पीपल, अप्रॉक्स 31 माने जाते हैं। तो इतने लोग जो हैं वो थॉमस बकेट की श्राइन पर जा रहे थे, और वहाँ वो कैंटरबरी नाम की जगह पर जा रहे थे एक वेसल के थ्रू। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि हर एक जना जो है वो 4 स्टोरीज सुनाएगा, 2 स्टोरीज जाते हुए और 2 स्टोरीज वापस आते हुए, यानी कि 4 स्टोरीज पर पर्सन सुनाएगा। और लोग कितने हैं, अप्रोक्स 30 या 31, तो 30 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एक जना 4 स्टोरी और 30 जने 4 स्टोरी सुनाएंगे तो अप्रोक्स 120 स्टोरीज हो जाएंगी। और अगर 31 पीपल हैं और 4 स्टोरीज तो 124 स्टोरीज हो जाएंगी। तो लगभग 120 या 124 स्टोरीज लिखी जानी थी, ऐसा प्लान किया गया था। चौसर ने ऐसी कोई योजना बनाई थी, लेकिन वो 24 ही स्टोरीज लिख पाया, और उस 24 स्टोरीज में भी मैंने आपको बताया अप्रोक्स 17,000 लाइन्स जो है वो हो गई थी। तो सोचिए अगर 24 स्टोरीज में ही 17,000 लाइन हो गई थी, अगर चौसर ये वर्क पूरा कर लेता कैंटरबरी टेल्स, तो अप्रोक्सली अगर हम सोचें तो लगभग 1 लाख के आसपास जो हैं इसमें लाइंस हो जाती। तो इतनी लाइंस लिखना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो भी वर्स में यानी कि पोइट्री में। तो ये आज भी कोई भी अगर ये वर्क शुरू करता है कैंटरबरी टेल्स पढ़ना, तो पहली बात उसके लिए पढ़ना मुश्किल होता है, और पूरा वर्क पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी है 17,000 लाइंस की, उसमें भी 24 स्टोरीज़ हैं, तो उन्हें समझना भी मुश्किल है। और उससे पहले प्रोलॉग भी तो पढ़ना पड़ेगा 858 लाइंस का। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ चौसर इंट्रोड्यूस फेलिसिटी इन इंग्लिश। अब चौसर ने जो है इंग्लिश में फेलिसिटी की शुरुआत की, इंट्रोड्यूस किया। अब फेलिसिटी क्या होती है? हैप्पीनेस होती है किसी चीज़ की, या फिर अगर हम कहें एक ऐसी कंडीशन जिससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हों, पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस हों, वो फेलिसिटी होती है। एक टाइप की हैप्पीनेस ही मानी जाती है। तो हैप्पीनेस की या पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की जो कंडीशन है, उसकी शुरुआत यानी कि फेलिसिटी की शुरुआत इंग्लिश में किसने की थी? तो चौसर साहब ने की थी। नाउ लॉन्गेस्ट टेल ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज नाइट्स टेल। अब इनका वर्क है कैंटरबरी टेल्स, जो कि इंग्लिश पीरियड के टाइम लिखा गया था, और कैंटरबरी टेल्स जो है उसमें सबसे बड़ी या सबसे लेंदी लॉन्गेस्ट टेल मानी जाती है, वो है नाइट्स टेल। नाइट एक योद्धा को कहा जाता है वैसे, तो नाइट्स की टेल है, यानी कि नाइट जो स्टोरी सुनाता है वो इसमें सबसे लंबी स्टोरी होती है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैंटरबरी टेल्स में सबसे लॉन्गेस्ट टेल किसकी है? तो नाइट्स टेल है। वैसे सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट ही हैं। नाउ चौसर हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट। ये मैंने अभी आपको बताया था पहले कि इन्हें प्रिंस कहा जाता है, तो वो किसके लिए प्रिंस कहा जाता है अब हम जानेंगे। तो इन्हें प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट कहा जाता है, प्लेजरिज्म भी कहा जाता है। प्लेजरिस्ट या प्लेजरिज्म क्या होता है? प्रिंस ऑफ प्लेजरिज्म कहा जाता है जो कि लिटरेचर की चोरी करता है, ऐसा कोई राजकुमार, ऐसा कोई प्रिंस।
तो पर्टिकुलरली इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी के थॉट्स को, उसके इमोशंस को, उसके वर्ड्स को या उनके वर्क को अपना बता के जब हम लिखते हैं तो ऐसी चीज़ को प्लेजरिज्म कहा जाता है। और चौसर बोकाशियो के से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, पेट्रार्क से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, उनके वर्क्स की कॉपी करता था ये, इसलिए इन्हें प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट कहा गया है। नाउ चौसर वॉज नॉट ओनली इन एनी सेंस अ पोइट ऑफ द पीपल। ये बात कही है हडसन ने। हमने पिछले पेज पर अभी पढ़ा कि ये कोर्ट की तरफ से या हाई क्लास के जो लोग थे उनकी तरफ से प्रेजेंट होता था, लेकिन ये नॉर्मल जनता के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे चौसर, वो उनके लिए नहीं सोचते थे, इसीलिए इनकी आलोचना की जाती रही है। तो इसीलिए इन्हें कहा गया है दैट चौसर वॉज नॉट ओनली इन एनी सेंस अ पोइट ऑफ द पीपल, यानी कि ये लोगों का कोई पोइट नहीं था, ये तो राजा की तरफ से या कोर्ट की तरफ से या हाई पीपल की तरफ से लड़ता था। नॉर्मल जनता के लिए इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए थे। ऐसी बात कौन कह रहे हैं? तो हडसन ने ऐसी बात कही है, हडसन राइटर हुए हैं। नाउ द वर्क्स ऑफ हिज लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब चौसर ने अपनी लाइफ में जितने भी वर्क लिखे हैं तो उनकी लाइफ के इन वर्क्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हमने बात की कि चौसर जो है 3 राजाओं के टाइम पर रहे थे। 3 राजाओं के नाम कमेंट में बता दीजिए, 3 राजाओं के टाइम पर रहे थे। और उसके अलावा ये 3 पीरियड्स भी इनकी लाइफ के डिवाइड किए गए हैं। एक तो फ्रेंच पीरियड, यानी कि इस पीरियड में इन्होंने फ्रेंच सीखी और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा। फिर है एक इटालियन पीरियड जिसमें बोकाशियो और पेट्रार्क से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, तो इटालियन लैंग्वेज में भी इन्होंने वर्क लिखे, इटालियन वर्क थे इनके, जिसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। फिर इनके जो हैं इंग्लिश पीरियड रहा। फ्रेंच पीरियड इनका रहा 1359 से 1372 तक। फिर इटालियन पीरियड रहा इनका 1372 से 1385 तक। और फिर उसके बाद इंग्लिश पीरियड इनका रहा 1386 टू टिल हिज डेथ, यानी कि 1400 तक। और इंग्लिश पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश पीरियड में इनका फेमस वर्क रहा है कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स। और फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड, इंग्लिश पीरियड, इन पीरियड्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन पीरियड्स में क्या क्या हुआ और इन पीरियड्स में चौसर ने कौन कौन से वर्क्स लिखे, उसकी क्या क्या स्टोरीज़ हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में बात करेंगे। यानी कि आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। मैंने आपको पूछा है 3 राजाओं के नाम बताने का कहा है, तो 3 राजाओं के नाम फटाफट से सुन लीजिए। एडवर्ड थर्ड रहे हैं पहले, तो एडवर्ड थर्ड, उसके बाद इनके बेटे हुए रिचर्ड सेकेंड, और इसके बाद हेनरी फोर्थ जो हैं एक राजा हुए। इन 3 राजाओं के पीरियड में चौसर ने सरवाइव किया, यानी कि इनके रहते हुए 3 राजा की बदली हुई थी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे हैं आज की वीडियो में। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश पीरियड के बारे में, चौसर की लाइफ के बारे में ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।